दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वी केयर वी शेयर में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर की बात करेंगे जिसका नाम है डिप्रेशन या उदासी। बेसिकली डिप्रेशन जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। डिप्रेशन तभी कहा जाएगा जब कम से कम इन 9 लक्षणों में से, जो कि मैं सारे डिटेल में समझाऊंगा, 5 लक्षण होने चाहिए जो कि कम से कम 2 हफ्ते तक हों, तभी हम कह सकते हैं कि किसी को डिप्रेशन है। और उसमें से भी 2 लक्षण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला लक्षण होता है सैडनेस ऑफ मूड, या मन उदास रहता है, क्योंकि डिप्रेशन है तो मन तो उदास रहेगा ही। कुछ लोग बोलते हैं मन उदास रहता है, रोने का मन करता है। कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब रोने का मन करता है बट रोना नहीं आता, या कोई इमोशनल फीलिंग ही फील नहीं होती है, एंड ऑल दैट स्टफ। तो डिप्रेशन है तो मन तो उदास होगा ही होगा। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो वर्ड है साइंटिफिक वो है एनीडोनिया। एनीडोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली इंजॉयबल एक्टिविटीज़। इसका मतलब जिन चीज़ों में पहले मज़ा आया करता था अब उनमें मज़ा नहीं आता। एग्जाम्पल मान लीजिए, किसी को क्रिकेट मैच देखना अच्छा लगता था, अब तो उसको क्रिकेट मैच भी देखना अच्छा नहीं लगता। उसको फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना अच्छा लगता था, अब उसको फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना भी नहीं अच्छा लगता। किसी को शॉपिंग करना पसंद था, अब तो उसको शॉपिंग करना भी पसंद नहीं है। तो जिसको जो काम पहले अच्छा लगता था अब वो उसको अच्छा नहीं लगता। ये दोनों मेन क्राइटेरिया हैं, इसलिए मैं रिपीट करूंगा। डिप्रेशन तभी बोलेंगे जब किसी का मन उदास रहता है, या रोने का मन करता है, या रोना नहीं आता है। दूसरा लक्षण है इंटरेस्ट। जिन चीज़ों में उसको पहले इंटरेस्ट रहा करता था अब उन चीज़ों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसा कम से कम 2 हफ्ते से ज़्यादा होना चाहिए। इन दोनों में से एक लक्षण तो होना ही चाहिए कम से कम। लेकिन बाकी लक्षण भी इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे बात नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बात ये है कि ये बाकी बीमारियों में भी हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा डाइसी हो जाता है। ये दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, दोनों या एक। उसके बाद है भूख। भूख जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कुछ लोगों को भूख उदासी में ज़्यादा लगती है और कुछ को कम लगती है। मैं तो उनमें से हूँ जो इमोशनल ईटर है। इमोशनल ईटिंग का मतलब क्या होता है, जब आपको स्ट्रेस होती है तो आपका मन करता है कि आप ज़्यादा खाएं, जबकि कईयों को स्ट्रेस होती है तो वो कम खाते हैं। मुझे ध्यान है जब हमारे एमबीबीएस के एग्ज़ाम्स हुआ करते थे तो एग्ज़ाम के टाइम में मेरा वज़न बढ़ जाया करता था, और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड नवीन है उसका वज़न कम हो जाया करता था। तो कईयों को स्ट्रेस में क्या होता है, या जब इमोशनली परेशान होते हैं तो या लोगों को डिप्रेशन होता है तो उनको भूख ही नहीं लगती, उनकी बॉडी में स्टेरॉइड्स ज़्यादा बनते हैं, उनको उल्टी का मन करता है, भूख कम लगती है, नींद कम आती है। तो इस तरह के लक्षण आते हैं। और कई लोग जो होते हैं उनको भूख ज़्यादा लगती है, उनमें इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होती है, उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, मतलब शुगर कम हो जाती है, और ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है तो उदास, बट वो खाते ऐसे हैं जैसे पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, बिस्किट। ये मैंने, जब मैं स्ट्रेस होता हूँ किसी दिन पूरे दिन में थक जाऊँ तो भी मेरा मन करता है कि मैं शाम को एक चॉकलेट खा लूँ। जबकि जो पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं वो भी ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत खाने का मन करता है, जब से मेरा मन उदास हुआ है मेरा वज़न बढ़ गया। और घर वाले भी कई बार नहीं समझ पाते, कई बार तो वो थोड़ा टॉन्ट भी कसते हैं या तंज भी बनाते हैं कि लोगों का उदासी में वज़न कम होना चाहिए, तुम्हारा बढ़ गया। दोनों ही चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। उसके बाद नींद के बारे में भी क्या होता है, नींद कम भी आ सकती है, नींद आने में दिक्कत आ सकती है, नींद बीच में रात को टूट सकती है। फिर नींद जो है अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होता है, उसका कहने का मतलब ये होता है कि सुबह सुबह जो है, जब मान लीजिए कोई 7 बजे उठता है तो उससे वो 2 घंटे पहले ही उठ जाता है, 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे से पहले ही, या 9 बजे उठता है तो 7 बजे से पहले। उसके बाद वो चाहता है कि सो जाए पर नींद नहीं आती, जबकि उल्टा होता है। लोग अलार्म लगाते हैं, स्नूज़ करते हैं, फिर वो सो नहीं पाते, फिर वो सो जाते हैं, फिर स्नूज़ करते हैं, फिर सो जाते हैं। बट यहाँ पे चाहता है इंसान की सो जाए बट वो नहीं सो पाता। या फिर इससे बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है कि बहुत ही नींद आती है। जैसे इसमें क्या होता है कि इंसान चाहता है कि वो सोया ही रहे या पड़ा ही रहे, फ्रेश नहीं फील करता, बट वो सोता बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है बट मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। इसका मतलब है पीएमए या साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकिक मतलब माइंड की, मोटर मतलब शरीर की एक्टिविटी। तो एक तो क्या होगा, डिप्रेशन में हम क्या उम्मीद करेंगे, साइकोमोटर एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। जैसे धीरे धीरे चलना, जैसे कंधा झुका हुआ, गर्दन झुकी हुई, कंधा झुका हुआ, आंखें नीचे, सारी जो बॉडी है वो जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसकी तरह हो जाती है। सारी बॉडी जो है अपने सेंटर की क्लोज हो जाती है, तो आदमी दुखी दुखी सा लगता है। इवन आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, जो टीम हार रही होती है उसके कंधे झुके होते हैं, या कार्टून्स में भी ऐसे दिखाते हैं। तो ये तो साइकोमोटर एक्टिविटी कम हो गई, और मन में विचार भी कम आते हैं। एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं थॉट रिटार्डेशन।
इसका मतलब क्या होता है, मरीज़ ये बोलता है कि मन में विचार कम आते हैं, धीरे धीरे कम आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, या मेरा दिमाग उस तरह से काम नहीं करता, या मेरा दिमाग ठस हो गया। दैट इज़ हॉट रिटार्डेशन। बट इससे उल्टा भी हो सकता है, मतलब पेशेंट को बहुत घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो बहुत बेचैन हो जाएगा, यहाँ से वहाँ चलेगा, मन में विचार बहुत सारे आएंगे, होगा कुछ नहीं ढंग से, वो एक अलग बात है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, जैसे भूख भी ज़्यादा या कम हो सकती है, नींद भी ज़्यादा या कम हो सकती है, साइकोमोटर एक्टिविटी भी ज़्यादा या कम हो सकती है। एनर्जी में क्या होगा, वीकनेस या टायर्डनेस। वीकनेस या टायर्डनेस का मतलब क्या होता है, थोड़ा कम काम किया फिर भी थक गए। तो मतलब जितना मान लीजिए पहले कोई 5-6 किलोमीटर चलता था फिर थकता था, तो वो 1 किलोमीटर में ही थक गया। उसके बाद वीकनेस का मतलब बिना काम किए ही थक गए, सारा दिन थकावट थकावट रहती है। कभी कभार मजाक में जैसे कई लोग बोलते हैं, संडे को कोई काम नहीं किया, आज तो मैं थक ही गया। तो वीकनेस एंड टायर्डनेस, वो एनर्जी नहीं रहती, वो ताकत नहीं रहती, वो ड्राइव नहीं रहती कुछ करने के लिए। या कई बार सारे पेशेंट्स बोलते हैं धक्का मारना पड़ता है हमें अपने आप को, नहाने के लिए, घर के काम करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। उसके बाद गिल्ट फीलिंग्स या वर्थलेसनेस। गिल्ट का मतलब होता है सेल्फ ब्लेम या आत्मग्लानि। अगर कोई आपको कहे कि आप पापी हैं तो हम उसको उल्टा जवाब देते हैं, बट यहाँ पे पेशेंट क्या बोलेगा, मैं महापापी हूँ, मैं धरती पे बोझ हूँ, मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। तो इस तरह की फीलिंग्स भी आती हैं, जिसको बोलते हैं गिल्ट फीलिंग्स। अपने आप खुद को ब्लेम करना, ज़रूरत से ज़्यादा ब्लेम करना। एक बार तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था, क्लिनिक पे पेशेंट आया और उस टाइम मैं नया नया प्रैक्टिस में था, पहले तो गवर्नमेंट जॉब में ही थे। तो पेशेंट से मैंने बात की और उनको डिप्रेशन डायग्नोस किया, दवा लिखी, और उन्होंने फ़ीस मांगी। तब मैं फ़ीस अपने खुद ही लिया करता था, काउंटर पे नहीं लेते थे। तो मैंने फ़ीस ली, पेशेंट ने रोना शुरू कर दिया, मैंने फ़ीस वापस कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मेरे लिए भी वो थोड़ा नया सा एक्सपीरियंस था। जब वो बाहर गए तो घर वाले बाद में वापस आए, वो फ़ीस दे गए, और लेकिन मुझे कमेंट भी मार गए कि डॉक्टर साहब आपको तो समझ नहीं चाहिए, आप बाद में मांग लेते। अब उस टाइम मैं थोड़ा इतना एक्सपर्ट नहीं था कि कब मांगनी चाहिए कब नहीं। तो पेशेंट को क्या हुआ था, गिल्ट फीलिंग हुई थी। उसको लगा था कि मेरे घर वाले अगर इतना खर्चा करेंगे, अमाउंट तो बहुत ज़्यादा नहीं था, बट उसको गिल्ट इतनी ज़्यादा थी कि मेरे पे पैसा बर्बाद हो रहा है, मैं कैसे करूँगा, मेरी वजह से घर वाले गरीब हो जाएंगे, एंड दिस एंड दैट। तो दैट इज़ गिल्ट फीलिंग। उसके बाद है वर्थलेसनेस। वर्थलेसनेस का मतलब है मेरी कोई औकात नहीं है, या मेरी कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। इसमें और नेगेटिव थिंकिंग्स भी आ सकती हैं, जैसे हेल्पलेसनेस, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, या होपलेसनेस, कि आने वाले समय में जो है वो भी बुरा है, अब भी बुरा है। तो पेशेंट में सुसाइडल या मरने के ख्याल भी आ सकते हैं। बट होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस जो है वो क्राइटेरिया नहीं है डिप्रेशन का, बट दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन डिप्रेशन। उसके बाद कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है। कंसंट्रेशन में कई पेशेंट बोलते हैं कि आजकल हमें ठीक से याद नहीं रहता, हम काम पे लंबे समय तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों की वजह से मरीज़ वो काम नहीं कर पाते जो पहले वो कर पाते थे, या जो उनसे एक्सपेक्टेड है, जो उनको करना चाहिए, जिसकी वजह से जॉब में प्रॉब्लम आती है, लाइफ में प्रॉब्लम आती है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट तो सिम्टम्स ये दो ही हैं, बट वैसे बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉमन सिम्टम है सेल्फ हार्म या सुसाइडल थॉट्स। मरने के ख्याल आते हैं या मरने का मन करता है। तो बेसिकली साइकेट्री में यूजली तो इमरजेंसीज नहीं होती हैं, अपार्ट फ्रॉम जब पेशेंट वायलेंट हो जाए, बट ये एक, या फिर कोई सुसाइडल हो जाए, इस केस में तो एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है, और भगवान ना करे इलेक्ट्रिक शॉक्स देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अगर पेशेंट को जेन्युइन सुसाइडल थॉट्स आते हैं। बिकॉज सुसाइडल में पेशेंट अपने आप को मारने की कोशिश करता है, और फैमिली के लिए काफ़ी ही दुखदाई होता है ये, क्योंकि वो नहीं समझ पाते, वो खुद को ब्लेम करते हैं। तो इसलिए पेशेंट अगर हल्के में भी बोले, क्योंकि शुरू शुरू में लोग बोलते हैं कि शायद ये सीरियस नहीं है, बट हमारी वो किताबें तो हमें यही सिखाती हैं कि जब भी कोई मरीज़ ये कहता है कि मेरे मन में मरने के ख्याल आते हैं, तो आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए, उसे डिटेल में पूछना चाहिए। कई लोगों को ये डर लगता है कि डॉक्टर साहब ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं, अगर नहीं भी आएंगे तो उसके मन में, दिमाग में ये विचार प्लांट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पूछने से कोई दिमाग, या किसी भी साइकेट्रिस्ट के पूछने से प्लांट नहीं होगा, बल्कि घर वाले अगर उससे पूछेंगे तो वो अपनी मन की बात कर पाएगा, तो उसका मन हल्का हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा बेटर होगा। और बल्कि एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं सुसाइडल कॉन्ट्रैक्ट, की पेशेंट से कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे, जब भी आपके मन में ऐसा विचार आए तो आप अपने फैमिली मेम्बर या डॉक्टर से डिस्कस कर लें, जिससे वो हल्का महसूस करे। तो इसके बारे में पूछना ज़रूर चाहिए, बिकॉज यही सबसे डेंजरस चीज़ है। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इलाज ना करें तो अक्सर वो 6 महीने से 13 महीने में ठीक हो जाता है, कुछ में नहीं होता तो लंबा भी चल सकता है। बट ये है कि वो ठीक होने वाली बीमारी है। बट ये है कि अगर हम दवा लेंगे या इलाज लेंगे या काउंसलिंग कराएंगे, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो काम
6 से 13 महीने में होगा वही काम 1-2 महीने में भी सेटल हो सकता है। तो ये बीमारी काफ़ी कॉमन है, ये 5 से 17% लोगों को होती है, 100 में से 5 से 17% लोगों को लाइफ टाइम में होती है। ये औरतों में ज़्यादा कॉमन होती है कंपेयर टू मेल्स, उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। लगभग ये 40 साल की उम्र में स्टार्ट होती है, बट ऐसा नहीं है कि ये 20 साल में नहीं हो सकती या 70 साल में नहीं हो सकती, बट आमतौर पे देखा गया है ये 40 साल की उम्र में स्टार्ट होती है। तो इन 9 लक्षणों में से अगर 5 लक्षण हैं तो एज ए साइकेट्रिस्ट हम बोलते हैं कि मरीज़ को डिप्रेशन या उदासी की बीमारी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है मन का उदास होना या रोने का मन करना या उन चीज़ों में भी मन नहीं लगना जिनमें मन लगना चाहिए। तो इसका इलाज संभव है ये, और इसका इलाज कराना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, इलाज में मरीज़ 1-2 महीने में ही ठीक हो जाता है, तो घर वालों को लगता है अब किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे जो कोर्स होगा वो दवा का 1 साल का होगा, और 1 साल के बाद अगर मरीज़ ठीक हो जाता है तो हम बंद कर ही देंगे दवा। उसके बाद अगर बहुत साल तक दिक्कत नहीं आती है तो कोई ज़रूरत नहीं है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, मूड डिसऑर्डर्स में एक लाइन होती है हमारी बुक्स में, रिलैप्स इज़ अ रूल रादर देन एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि एक बार किसी को डिप्रेशन हुआ है तो उसको दोबारा डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। तो अगर ऐसा होता है कि दवा बंद करते ही दोबारा शुरू हो जाता है तो हो सकता है कि कुछ लोगों में लाइफ लॉन्ग दवा भी चले, या ऐसा होता है कि किसी को डिप्रेशन हुआ फिर 5-10 साल के बाद हुआ, तो जब दोबारा होगा तो 1 साल के लिए दवा देंगे फिर बंद कर देंगे। तो ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव है, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ख़राब होती है, और साइकेट्रिक बीमारियों में तो यही इशू होता है कि पर्सन जो पेशेंट है वही परेशान नहीं होता, उसके घर वाले भी परेशान होते हैं, उसके आसपास वाले भी परेशान होते हैं, और उसकी वजह से वो काम भी नहीं कर पाता जो वो पहले कर पाता था। तो हमें ज़रूर इलाज करवाना चाहिए और मदद लेनी चाहिए, चाहे वो काउंसलिंग के फॉर्म में लें, चाहे वो मेडिसिन के फॉर्म में लें, या अगर सुसाइडल है पेशेंट या किसी वजह से थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत आ जाती है तो एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लास्ट रिसॉर्ट जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक्स भी हो सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।